Hello, welcome back to my channel Learn with Suvidha. So, in our last video, we have studied about our first Indian thinker or Indian sociologist, that is G.S. Ghurye or Govind Sadashiv Ghurye, who is also the father of Indian sociology. We studied how he practiced discipline eclecticism, how he blamed off being practicing dichotomous behavior, as he himself practiced or relied on the textual view, but he asked his student to do the field survey, how Bettel criticized him for practicing theoretical pluralism, and all these allegation has been justified also, as he was the father of Indian sociology, so he had some kind of intellectual freedom to practice any kind of methodology to formulate a theory. Although he has written more than 30 books, but it was P.S. Pramanik who classified his work into 6 broad areas, that is caste and kinship, the second is tribe, the third is family and marriage, the fourth is religion, the fifth is culture and civilization, and the sixth is sociology of conflict and integration. So of these 6 broad areas, we will discuss his first work. The first work is caste and kinship. So how he studied caste and kinship? To study the caste and kinship, he followed the synthesizing approach. So what is this synthesizing approach? आखिर ये synthesizing approach होता क्या है? तो सिंथेसाइजिंग अप्रोच क्या होता है, जब भी हम किसी एक सोशल इंस्टीट्यूशन को पढ़ते हैं तो हम उनके कुछ फीचर्स देखते हैं कि जब पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में, उनमें क्या क्या फीचर थे और प्रेजेंट में उसमें क्या क्या फीचर हैं. जैसे जब उन्होंने कास्ट को पढ़ा तो उन्होंने कुछ बेसिक फीचर्स देखे. जैसे उन्होंने देखा कि इन older time there was the practice of endogamy within the caste. What is endogamy? The marriage within the same caste. फिर उन्होंने देखा देयर वॉज द रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटरडाइनिंग, लाइक डिफरेंट कास्ट के लोग साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकते थे पास में, बट प्रेजेंट में देखा अरे ये तो अब खत्म हो चुका है. एज इन हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है, वो राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पे कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. फिर उन्होंने देखा कि पहले के टाइम में हायरार्की थी कास्ट में, जो आज के टाइम में ख़त्म हो चुकी है. फिर उन्होंने देखा कि पहले के टाइम में प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट था, जो आज के टाइम में ख़त्म हो चुका है. तो इस तरीके से उन्होंने कुछ बेसिक फीचर देखे कि पहले एंडोगेमी थी, अभी भी एंडोगेमी है. पहले प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट था और अब नहीं है. पहले हायरार्की का कॉन्सेप्ट था और अब नहीं है. पहले रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरडाइनिंग थी, अब नहीं है. तो जब उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को देखे और उन्होंने जब कंपेयर किया, तो ये वाला जो मेथड होता है इसी को सिंथेसाइजिंग अप्रोच कहते हैं. तो व्हाट इज सिंथेसाइजिंग अप्रोच? एलिमेंट्स विच आर यूज्ड टू प्रेजेंट इन ओल्डर इंस्टीट्यूशन, is it present also now, which help in the cultural continuity and the interlinking of the concept. That is, this approach is called the synthesizing approach. तो इस तरीके से उन्होंने कास्ट को पढ़ा था. उसके बाद उन्होंने कास्ट के 6 स्ट्रक्चरल फीचर्स दिए थे, 6 बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर. तो जब भी हमको एक्सप्लेन करने के लिए आता है ना, एक्सप्लेन द कास्ट एज अ सिस्टम, तो हम इसी 6 स्ट्रक्चर को बताते हैं कास्ट के, जो G.S. घुरिये ने हमें दिए थे. सबसे पहला फीचर क्या था? देयर वॉज द सेगमेंटल डिवीजन, है ना. कास्ट में सेगमेंटल डिवीजन था, सब लोग को बराबर नहीं माना जाता था. फिर देयर वॉज अ हायरार्की, देयर वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, देयर वॉज सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी, देयर वॉज एंडोगेमी विद इन द कास्ट, देयर वॉज रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्यूपेशन, कि एक कास्ट के लोग पर्टिकुलर एक यही वाला काम कर सकते हैं, ये वाला काम नहीं कर सकते हैं. ब्राह्मण के लिए ही पढ़ाई लिखाई वेद वगैरह बने हुए थे, क्षत्र के लिए लड़ाई बनी हुई थी, युद्ध बने हुए थे, शूद्र के लिए अलग काम, वैश्य के लिए अलग काम. तो रिस्ट्रिक्शन ऑन चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन भी था. अब हम ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं ना. तो जब भी हम कास्ट एज ए सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे तो घुरिये की ये जो 6 फीचर्स हैं इनको बताएंगे कि पहले ये पास्ट में था और अब ये नहीं है. तो कास्ट एज ए सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है. उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन आता है कि कास्ट एज अ फिनोमेना, डिस्क्राइब कास्ट एज अ फिनोमेना. तो अभी हम देखते हैं देयर इज अ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट. नाउ व्हाट इज दिस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट?
सो जब हम कास्ट को, जब ये जो पॉलिटिशियंस हैं, हम देखते हैं ना पॉलिटिकल ग्रुप पॉलिटिशियंस अपना वोट बैंक बनाने के लिए एक पर्टिकुलर कास्ट के थ्रू अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं, दैट इज़ द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट. हम देखते हैं देयर इज़ द क्लासाइजेशन ऑफ कास्ट, मतलब जो फीचर क्लास में हम देखते थे, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास के फीचर की, उनके पास इतना पैसा होता है, इनके पास कुछ नहीं होता है, मटीरियलिस्टिक थिंग, अब वो कहीं ना कहीं कास्ट में आ गया है कि इस वाले कास्ट के पास ये है, इस वाले कास्ट के पास ये है. तो क्लासाइजेशन ऑफ कास्ट भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं. तो कास्ट के क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से आंसर करते हैं. जब कास्ट एज ए सिस्टम पूछा जाएगा तो हम ये 6 स्ट्रक्चरल फीचर बताएंगे: सेगमेंटल डिवीजन, हायरार्की, कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, रिलीजियस एंड सिविल डिसेबिलिटीज, रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑक्यूपेशन एंड द एंडोगेमी. जब कास्ट एज ए फिनोमेना पूछा जाएगा तो हम वही बताएंगे कि किस तरीके से कास्ट को यूज करके डिफरेंट चीजें करी जा रही हैं. पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट हो रहा है, क्लासाइजेशन ऑफ कास्ट हो रहा है. तो घुरिये का मानना था, घुरिये क्रेडिटेड द ब्राह्मण्स, घुरिये क्रेडिटेड ब्राह्मण्स फॉर लेजिटिमाइजिंग कास्ट. उनका मानना था कि ब्राह्मण ने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन लेजिटिमाइजिंग द कास्ट. ही क्लासिफाइड द ग्रुप्स इनटू द रैंक्स एंड ऑर्डर थ्रू द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द धर्मशास्त्र. ये बोलते थे जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने ही अच्छे से धर्मशास्त्र को पढ़ा था, जो कि अभी तक कॉमन लोगों को समझ में नहीं आता था. जो ये ब्राह्मण्स ही थे, उन्होंने सारे धर्मशास्त्र पढ़ के लोगों को समझाया और लोगों को ग्रुप में और रैंक में डिवाइड किया और एक सोशल ऑर्डर प्रोवाइड किया. तो घुरिये हाईली एम्फेसाइज्ड द वर्क ऑफ ब्राह्मण टू प्रोवाइड द सोशल ऑर्डर इन द सोसाइटी. राइट. फिर एक और कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ कॉमनसैलिटी. ये भी हम देखते हैं, जैसे अभी भी वोट बैंक बनाने के लिए भी कॉमनसैलिटी बेसिकली होता है कि जब सब लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं. सब जैसे आज हम जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि किस कास्ट ने खाना बनाया है, या हम जिस प्लेट में खाना खा रहे हैं वो पहले किस कास्ट ने खाया था उस प्लेट में, या अभी कौन सा कास्ट उसमें खा रहा है. तो पहले क्या होता था, रूल्स ऑफ कॉमनसैलिटी, कि सेम कास्ट के लोग बैठकर ही एक साथ खाना खाते थे. तो रूल्स ऑफ कॉमनसैलिटी जो पहले थी वो लोगों को कहीं ना कहीं एक ग्रुप में डिवाइड करती थी और एक कलेक्टिविटी प्रोवाइड करती थी. और घुरिये बोलते हैं कि ये हिंदू रिलीजन ही था जो इन सारे रिचुअल गाइडलाइंस को प्रोवाइड करता था और एक इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता था. तो घुरिये को हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि वो हिंदू रिलीजन, ब्राह्मण्स, इन सबको लेकर काफ़ी ज़्यादा बाइज्ड हैं. ये इन सबको काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट देते हैं टू प्रोवाइड द इंटीग्रेशन, टू प्रोवाइड द रिचुअल गाइडलाइंस, टू प्रोवाइड द सोशल ऑर्डर. तो ये बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ ब्राह्मण्स को लेकर और हिंदुइज्म को लेकर बायस रहते हैं. तो ये उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है. तो हम इसी तरीके से इस आंसर को बताते हैं कि किस तरीके से कास्ट एक सिस्टम है, कास्ट एक फिनोमेना है, किस तरीके से बेटल वॉज हाईली बाइस्ड टुवर्ड हिंदुइज्म एंड ब्राह्मण्स, and how he practiced disciplined eclecticism, how Bettel criticized him for the theoretical pluralism, how he performed dichotomous behavior, by himself relied on the textual perspective but asked his student to do the field survey. तो ये सब था घुरिये के बारे में और घुरिये की perspective on the caste and how he studied the caste. Hope you liked the video and all the concepts which I have explained. Thank you so much, and if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.